महालक्ष्मी की लाश मिलने के बाद ठीक 5 दिन बाद यह केस सुलझ जाता है। और लेकिन दूसरी ओर सच्चाई यह भी होती है कि अब कुछ सवालों के जवाब दे पाने बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जो कातिल था उसने आत्महत्या कर ली थी। अब बेंगलुरु पुलिस की यह तलाश भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस कातिल ने मरने से पहले उस डायरी में लिखा था कि उसने महालक्ष्मी को क्यों मारा, क्यों उसके इतने टुकड़े किए। अब वह डायरी उड़ीसा पुलिस के पास है और बेंगलुरु पुलिस इस डायरी को कोर्ट के जरिए हासिल करना चाहती है। आइए जानते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा था, क्या सच्चाई है, क्या आगे की कहानी है। नमस्ते, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 21 सितंबर को महालक्ष्मी के घर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वहाँ के पड़ोसी उस मकान मालिक को फ़ोन करते हैं और मकान मालिक आता है और मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करता है और वह आती हैं और उनके ज़रिए वह घर का दरवाज़ा खोला जाता है और देखते हैं कि घर के फर्श पर खून के कुछ दाग हैं और कुछ इंसानी टुकड़े पड़े हैं। हालांकि कुछ सफाई कर दी गई थी। उसके बाद वह सभी बाहर आ जाते हैं और पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस के आने के बाद वह फ्रिज खोला जाता है और उस फ्रिज के ऊपरले खाने में 2 इंसानी पैर और बीच के खाने में बाकी शरीर के टुकड़े और नीचे खाने में एक सिर मिलता है। अब पुलिस बाकी की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि महालक्ष्मी का फ़ोन 2 सितंबर की रात को 12 बजे तक ऑन था, यानी कि वो फ़ोन 3 सितंबर को स्विच ऑफ हुआ था। अब इस केस में 5-6 लोगों पर शक किया जाता है और ये शक महालक्ष्मी के घर वालों ने जताया था। अब पुलिस उन 5-6 लोगों से पूछताछ करती है और उन 5-6 लोगों का नाम पूछती है और उसमें सबसे पहला नाम तो हेमंत दास का होता है, जो महालक्ष्मी का पति होता है। और दूसरा नाम हेमंत दास खुद बताता है, जिसका नाम अशरफ होता है, जो कि उसी मॉल में काम करता है। महालक्ष्मी उसके साथ घूमती है और वह महालक्ष्मी को पिक करने आता है, उसको छोड़ने भी आता है। बात अशरफ तक ही खत्म नहीं हुई थी, 2 लोगों के नाम और लिए गए थे और जब पुलिस इन 2 लोगों की जांच पड़ताल करती है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग देखती है, तो पता चलता है कि उन दोनों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस इन दोनों के नामों को गुप्त रखती है। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है और जांच पड़ताल करने का एक ही आसान तरीका था और वह है महालक्ष्मी का फ़ोन और दूसरा एटीएम पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा। अब पुलिस महालक्ष्मी के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है और यह जानने की कोशिश करती है कि वह कहाँ काम करती है और पता लगने पर पुलिस की एक टीम उस मॉल में जाती है और पूछताछ करती है और पुलिस को पता चलता है कि महालक्ष्मी 1 सितंबर के बाद से ड्यूटी पर आई ही नहीं है। अब पुलिस यह मानकर चलती है कि महालक्ष्मी का फ़ोन 3 तारीख से स्विच ऑफ है, यानी जो कुछ भी हुआ है वह 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ है। अब पुलिस महालक्ष्मी के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें काफ़ी सारे नंबर मिलते हैं और पुलिस बारी-बारी से सभी को फ़ोन करती है। ख़ास तौर पर उन नंबर से बात करती है जो कि 1 और 2 तारीख को जिससे महालक्ष्मी की बात हुई थी। इधर यह जानकारी चल ही रही थी कि पुलिस वालों को मॉल से जानकारी मिलती है कि ऑनर ने सभी को हाजिर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसमें से एक शख्स मिसिंग है। अब पुलिस उस शख्स की जानकारी निकालती है, जांच पड़ताल करती है और पुलिस को पता चलता है कि वह मुक्ति रंजन रॉय है और वह 31 साल का उड़ीसा का रहने वाला है और वह भी 1 सितंबर से उस मॉल में नहीं आया, अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। अब यह बात सुनने के बाद पुलिस को बहुत ही अजीब लगता है कि एक ही शॉप से 2 लोग और एक ही तारीख से गायब हुए हैं, दोनों में से कोई भी काम पर नहीं आया। अब पुलिस महालक्ष्मी की कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय की 1 सितंबर को बात हुई थी। अब पुलिस मुक्ति रॉय रंजन के लोकेशन निकालती है और वह लोकेशन बेंगलुरु के ठीक उस मोहल्ले की होती है जहां महालक्ष्मी का घर होता है। अब पुलिस
उस मुक्ति रॉय रंजन की और भी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि वह बेंगलुरु में ही एक किराए के मकान में रहता है। और जब पुलिस उस मकान पर, उस पते पर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि वह अपने भाई के साथ रहता है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर सिर्फ उसका भाई ही होता है, मुक्ति रॉय रंजन नहीं होता। तब पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है और वह कहता है कि वह अपने गांव गया है। और फिर पुलिस उससे बड़ी ही सख्ताई से पूछताछ करती है और वह बताता है कि मुझे मुक्ति का 3 सितंबर को फोन आया था और उसने कहा था कि जितना जल्दी हो सके इस कमरे को खाली कर दो और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। और वह पूछता है कि अचानक क्या हुआ, अभी तो हम यहाँ आए हैं। और वह कहता है कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सभी का जवाब मैं आपको फोन पर नहीं दे सकता, आकर ही बताऊंगा। तभी मुक्ति रंजन रॉय आता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस कमरे को खाली कर दो। और उसका भाई फिर से वही सवाल करता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तब वह बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, मुझसे एक मर्डर हो गया है। और वह पूछता है कि किसका मर्डर हुआ है। तब वह कहता है कि मैंने महालक्ष्मी को मार डाला। यह कहकर वह बेंगलुरु से निकल जाता है। और जब उसके भाई के जरिए पुलिस को उसके गांव का पता चलता है तो वह मुक्ति रॉय रंजन का नंबर ट्रैक पर डाल देती है और पता चलता है कि उसकी लोकेशन भुवनेश्वर की बताई जाती है। और एक गड़बड़ यह हो जाती है कि वह अपना नंबर चेंज कर देता है, सिम बदल देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि 21 सितंबर के बाद यह खबर मीडिया में आ जाती है कि बेंगलुरु में एक महिला की लाश फ्रिज में मिली है और उसके इतने टुकड़े हुए हैं। और यह खबर अखबारों में छप जाती है, उड़ीसा के अखबारों में भी छप जाती है। अब वह भुवनेश्वर को भी छोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा भाई बेंगलोर में है और पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी और सारा सच सामने आ जाएगा। वह डर जाता है और सिम निकाल देता है और नई सिम उसी फोन में डाल लेता है। और वह भुवनेश्वर से निकलकर हावड़ा पश्चिम बंगाल की ओर चला जाता है और इधर उधर भटकता है। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वह सिम तो बदल लेता है लेकिन वह दूसरी नई सिम उसी फोन में डाल लेता है, जिस वजह से उसकी लोकेशन अभी भी ट्रैक हो रही थी। अब बेंगलुरु पुलिस उड़ीसा पुलिस को कांटेक्ट करती है और कहती है कि उड़ीसा भद्रक के जिले का यह शख्स है और इसे ढूंढने। यह सारी साजिश मुक्ति रॉय रंजन को पकड़ने के लिए की जा रही थी। अब मुक्ति रॉय रंजन वहां से 23 सितंबर की शाम को निकल जाता है और वापस उड़ीसा की तरफ आ जाता है। और वह 24 सितंबर की रात के करीब 10:30 बजे अपने घर आ जाता है और उसके पास एक बैग होता है जिसमें उसका कुछ ज़रूरी सामान होता है। और वह घर के अंदर आता है, खाना खाता है। सभी परिवार वाले सो जाते हैं लेकिन उसके परिवार वालों को अभी तक यह मालूम नहीं था कि बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ है उसका वांटेड हमारा ही बेटा है और पुलिस उसी की ही तलाश कर रही है। अब वह सुबह के करीब 4 बजे चुपचाप उठता है और अपने पिता के नाम पर रजिस्टर्ड जो भी बाइक या एक्टिवा होती है उठाता है और अपना बैग लेकर सुबह के 4 बजे अपने घर से निकल जाता है। और वह घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाता है जहां पर एक कब्रिस्तान होता है और वहीं पर अपनी बाइक पार्क करता है और वहां पर एक पेड़ होता है। इस दौरान सुबह के 7 बज जाते हैं और जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो वह देखते हैं कि पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है और वह तुरंत ही पुलिस वालों को फोन करते हैं और 8 बजे के करीब पुलिस मौके पर आ जाती है और वहां के कुछ लोग बताते हैं कि यह मुक्ति रॉय रंजन है। अब लाश को पेड़ से उतारा जाता है और जो उस इलाके के एसएचओ होते हैं उस बैग की तलाशी लेते हैं जिसमें एक डायरी मिलती है
और उस डायरी में लिखा था कि मैंने अपनी प्यारी महालक्ष्मी को मार दिया है और उसको मारने की वजह उसका स्वभाव था। मैं उसके स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था और इसी को लेकर हम दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जिनको लेकर भी झगड़े हुआ करते थे और मैंने उसको मार दिया और 3 सितंबर को ही हमारे बीच में ऐसा ही एक झगड़ा हुआ था और मैंने गुस्से में आकर उसका सिर पटक दिया और वह बेहोश हो गई और मुझे लगा कि वह मर गई है और मैंने बचने के लिए उसके टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रख दिया और मैं वहाँ से साफ सफाई करने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल गया। महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार मैं हूँ, यह सब कुछ एक डायरी के पन्ने पर लिखा हुआ था। इस नोट को पढ़ने के बाद पता चलता है कि भदर्क में जो लाश मिली है उसका संबंध बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस से जुड़ा हुआ है। उस वक्त तीनों टीमें उड़ीसा में ही थीं। उससे पहले ये टीमें पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर में थीं। जब उन्हें पता चलता है कि मुक्ति वापस उड़ीसा की ओर आ रहा है तो वह तीनों टीमें भी उड़ीसा में आ जाती हैं, किंतु उन टीमों को आने में कुछ समय लग जाता है और तब तक यह सब कुछ हो चुका था, उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। अगर बेंगलुरु पुलिस कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद मुक्ति को बचाया जा सकता था। अब मुक्ति का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है और अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद मुक्ति के घर वालों को पता चलता है कि बेंगलुरु पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब कोर्ट के माध्यम से सभी सबूत लेकर बेंगलुरु पुलिस वापस जाएगी। मुक्ति रंजन रॉय की मौत के बाद अब कई सवालों के जवाब अब शायद ही कभी मिल पाएंगे, जैसे कि वह हथियार अभी कहाँ है, वह हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ जिससे महालक्ष्मी के टुकड़े हुए थे और कत्ल करने का असली मकसद क्या था, क्योंकि डायरी में बस इतना ही लिखा था कि वह उसके स्वभाव से तंग आ गया था और तंग आकर उसने उसका कत्ल कर दिया था। अब बेंगलुरु पुलिस का यह केस एक अजीब मोड़ पर आकर खत्म हो गया था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।